हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुन्ना और आप देख रहे हो ओनली लर्न। दोस्तों, आज जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो बीएड का जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है उससे उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और शायद आने ये क्वेश्चन ये एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो दोस्तों, क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछ सकता है आपको। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि विकास तथा अभिवृद्धि से आ, क्या अभिप्राय है। विकास तथा अभिवृद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। या इस तरह से भी पूछ सकता है कि अभिवृद्धि तथा विकास से आप क्या समझते हैं, तथा अभिवृद्धि एवं विकास का अंतर कीजिए। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो दोस्तों, चलिए मैं इसका देखता हूँ, डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन है अभिवृद्धि तथा विकास से आप क्या समझते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर है विकास का अर्थ। पहला लिखना है विकास का अर्थ। सामान्य रूप से विकास का शाब्दिक अर्थ होता है विकसित होना या बढ़ना। जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार जीवन चक्र में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। जैसा आप देखते हैं, जो जब से पैदा लिया है एकदम मृत्यु तक, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक ये लगातार कुछ ना कुछ परिवर्तन चलते रहता है। और ये जीवन चक्र में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन जीवन के मानसिक और शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट होते हैं। ये मानसिक होता है, शारीरिक भी होता है, रूप में प्रकट होते हैं। बाल मनोवैज्ञानिकों ने विकास परिवर्तन की इसी श्रृंखला को विकास कहा है। मतलब जो बाल मनोवैज्ञानिकों हैं वो विकास के परिवर्तन को, इसी श्रृंखला को विकास कहा है। मतलब यही श्रृंखला जो है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो परिवर्तन होता रहता है उसी को विकास का परिवर्तन कहा है। विकास प्रक्रिया की यह विशेषता होती है कि यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। मतलब जीवन से लेकर अंत तक, मृत्यु तक चलती रहती है। कभी इसकी गति तीव्र हो जाती है तो कभी धीमी, परंतु यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। मतलब कभी यह तीव्र गति से होता है, कभी धीमी गति से होता है। मतलब ये जो बदलाव है वो निरंतर चलते रहता है। उदाहरण के लिए, जीवन की प्रारंभिक वर्षों में विकास अत्यधिक तीव्र गति से होता है, परंतु धीरे धीरे यह प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। मतलब जो स्टार्टिंग होता है जन्म के बाद जो होता है, उसके बाद तीव्र गति से विकास होता है और कुछ समय बाद यह धीरे धीरे प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था में विकास की गति में तीव्रता दिखाई देती है। जो विकास की गति है उसमें तीव्रता दिखाई देती है, परंतु वयस्क होने पर, मतलब जो बूढ़ा आने वाले रहते हैं, या मतलब 30 या 30 के बाद जो भी होता है वो पुनः धीमी हो जाती है। विकास इसी निश्चित लक्ष्य प्राप्ति की ओर होता है। यह प्रक्रिया सदैव व्यवस्थित और अनुपातिक होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास जीवन धारण करने से लेकर मृत्यु तक के एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ना है। विकास की परिभाषा देखिए, ये बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जो अपना अपना मत दिए हैं, मतलब अपना अपना विचार प्रकट किए हैं। तो पहला विकास की परिभाषा है, जो पहला सैसिल के अनुसार। अब सैसिल एक मनोवैज्ञानिक है, जो बाल मनोवैज्ञानिक है, जो विकास के ये बोले हैं, विकास के लिए परिभाषा ये की है कि विकास एक धारणा है। विकास क्या है? एक धारणा है। धारणा से कुछ अधिक है। विकास की निरीक्षण किया जा सकता है, मतलब विकास को निरीक्षण किया जाता है, उसका विवेचन किया जा सकता है, और विकास का मापन भी किया जा सकता है। अब दूसरा, हरलॉक के अनुसार। हरलॉक क्या बोलते हैं कि विकास बढ़ने तक ही सीमित नहीं है। मतलब विकास बढ़ने तक ही सीमित नहीं है, यह और भी होता है। मतलब यह क्या होता है? यह एक व्यवस्थित एवं समानुगत प्रगतिशील कर्म है जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होती है। अब तीसरा, एंडरसन भी एक मनोवैज्ञानिक है, जो बोले हैं विकास का अर्थ मात्र किसी व्यक्ति की ऊंचाई या योग्यता में वृद्धि से नहीं है। मतलब इनका कहना है कि जो विकास का अर्थ है वो किसी व्यक्ति या ऊंचाई या योग्यता से वृद्धि नहीं है। इसके स्थान पर विकास अनेक संरचनाओं, स्ट्रक्चर्स और प्रकार्यों, फंक्शंस के समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया है।
अब देखिए अभिवृद्धि मतलब पता ही चल रहा है, बोलने से अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ का कुछ मतलब निकलता होगा या ग्रोथ ही। सामान्य बोलचाल की भाषा में अभिवृद्धि एवं विकास दोनों शब्द का एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। निसंदेह ये दोनों ही शब्द आगे बढ़ने की ओर संकेत देते हैं, मतलब ये दोनों भाषा है आगे बढ़ने की ओर संकेत करते हैं, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन दोनों में कुछ अंतर है। सामान्यतः वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में पाए या परिवर्तनों के संगठन से होता है। अतः शरीर के अंगों का आकार एवं भार में बढ़ोतरी को अभिवृद्धि कहा जाता है। इसका संबंध परिणाम क्वांटिटी से होता है, अर्थात अभिवृद्धि को मापा एवं तौला ना जा सकता। अतः वृद्धि व्यक्ति का शरीर से संबंधित होती है। इसका परिभाषा है सोरेंस के अनुसार, सोरेंस जो है उनके अनुसार है वृद्धि का आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों के में भार तथा आकार की वृद्धि होना या इसी वृद्धि जिसका मापन संभव है। मेरिडिथ के अनुसार, मेरिडिथ भी एक मनोवैज्ञानिक है, कुछ लेखक के अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में कहते हैं और विकास का विभेदीकरण विशिष्टीकरण के अर्थ में। जैसे विभेदीकरण का मतलब होता है भेदभाव या विभेदन करना, ठीक है। और तो क्या है, थर्ड है फ्रैंक के अनुसार, फ्रैंक भी एक मनोवैज्ञानिक है। एक भी बोलते हैं अभिवृद्धि का तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाले वृद्धि से होता है, मतलब अभिवृद्धि का जो तात्पर्य है कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। और अतः हर्लॉक ने अभिवृद्धि के मात्रात्मक परिवर्तन तथा विकास के गुणात्मक परिवर्तन माना है, परंतु कारमाइकेल ने विकास को ही मात्रात्मक परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया है। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, अब देखिए इसका डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है मतलब अभिवृद्धि एवं विकास, उसका कुछ अंतर देखते हैं। अंतर क्या है दोनों में? अंतर है अभिवृद्धि का अर्थ आकार, बनावट एवं भार में होने वाली वृद्धि से है। मतलब अभिवृद्धि का अर्थ है कि जो बनावट में या भार में मतलब वजन बढ़ रहा है या जो शरीर का ढांचा बदल रहा हो, इसको अभिवृद्धि का होने वाली वृद्धि है, मतलब उसे अभिवृद्धि में आता है। और इसे विकास में देखते हैं। विकास में क्या है? विकास में है विकास का अर्थ मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक एवं चरित्रात्मक आदि में परिवर्तन होता है। मतलब विकास का अर्थ है शारीरिक बदलाव, संवेगात्मक एवं चरित्र का निर्माण, नया नया गुण का, इस तरह से होता है। अब दूसरा देखते हैं इसका, अभिवृद्धि सीमित होती है तथा परिपक्वता में अंतर तक होती है। मतलब अभिवृद्धि सीमित कैसे होती है? मान के चलो एक टाइम तक आपका हाइट रुक जाती है, हाइट बढ़ते रहती है, फिर कुछ वैसा एज आती है जो जिसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है। ऐसा तो नहीं होता है कि अभिवृद्धि जो मतलब हाइट या कुछ है वो बढ़ते ही रहता है, नहीं ना होता है, इसका मतलब कहीं रुक जाता है। और विकास में कोई सीमा नहीं होती है, मतलब विकास का कभी भी विकास करते, कभी भी सीख सकता है, या जन्म से मृत्यु तक की चलती रहती है। थर्ड है अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है और विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। फोर्थ, अभिवृद्धि कार्मिक श्रृंखलाबद्ध रूप से होती है, विकास का कोई कर्म निश्चित नहीं होती है। मतलब विकास का कोई कर्म निश्चित नहीं रहता, लेकिन अभिवृद्धि में श्रृंखलाबद्ध रूप से होती है। पाँचवा, अभिवृद्धि दृश्यगत होती है, विकास दृश्य तथा अदृश्य दोनों रूप में होता है। अभिवृद्धि विकास को प्रभावित करती है, विकास अभिवृद्धि से बहुत कम ही प्रभावित होती है। अभिवृद्धि केवल आनुवंशिक प्रभाव के कारण होती है, अभिवृद्धि है जो केवल आनुवंशिक प्रभाव के कारण होती है, और विकास पर वातावरण एवं आनुवंशिकता दोनों का प्रभाव पड़ता है। 8, अभिवृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है क्योंकि यह
केवल प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। विकास, और इसमें क्या है, विकास में विकास व्यापक प्रक्रिया है, इसमें वृद्धि और परिपक्वता दोनों सम्मिलित रहते हैं। 9 देखती है, अभिवृद्धि का माप की जा सकती है, विकास का माप नहीं की जा सकती, इसका परिवर्तन गुणात्मक होता है। अब देखिए इसका विकास एवं क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास एवं अभिवृद्धि का विभिन्न सिद्धांतों। जैसा कि मैं पहले क्वेश्चन बताया था आपको कि क्वेश्चन ऐसे भी ऐसे करके भी पूछा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि विकास तथा अभिवृद्धि से आप क्या समझते हैं, या विकास तथा अभिवृद्धि विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इसलिए मैं क्वेश्चन 2 को फिर बताता हूँ। सिद्धांतों इसका, हम लोग जानते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु के पहले तक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, समझे, कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। यह परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुरूप होता है, जैसे जिसे हम विकास एवं अभिवृद्धि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस बात की पुष्टि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गैरिसन ने किया। जब बालक विकास की एक अवस्था में, जब बालक, दोस्तों मैं आप लोग सिर्फ ध्यान दें लाइन पे, मैं यहाँ बता रहा हूँ, लाइन पे फोकस रखें, तभी समझ में आपको आएगा कि कहाँ पढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ सुन रहे कहानी जैसा, तो ऐसा मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। बाकी देखिए आगे देखते हैं, जब विकास की एक अवस्था में दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होता है, इन्हीं के विकास के सिद्धांत कहा जाता है। मतलब इसका मतलब क्या है, अध्ययनों ने सिद्ध किया है, मतलब जो पढ़े हैं, जो इस पर रिसर्च किया है, जो मनोवैज्ञानिक को भी कह सकते हैं, वो क्या है, ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार, मतलब कोई सिद्धांत होता है जो परिवर्तन होता है, इन्हीं को विकास सिद्धांत कहा जाता है। विकास एवं अभिवृद्धि के विभिन्न सिद्धांत देखते हैं। अब विभिन्न सिद्धांत देखते हैं। विकास एवं अभिवृद्धि के निम्नलिखित सिद्धांत है। पहला, निरंतर विकास का सिद्धांत। दूसरा, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। तीसरा, विकास कर्म का सिद्धांत। विकास दिशा का सिद्धांत। पांचवा, एकीकरण का सिद्धांत। 6 है परस्पर संबंध का सिद्धांत। 7 है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। 8 है समान प्रतिमान का सिद्धांत। 9 है समान विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। 10 है वंशानुक्रम एवं वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो फर्स्ट देखते हैं निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ, मतलब लगातार वृद्धि होती रहती है, विकास होते रहता है, ग्रोथ। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, ठीक है, पर यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। उदाहरण, प्रथम 3 वर्षों में बालक का विकास की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र होती है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, इस सिद्धांत में क्या है कि प्रथम 3 वर्ष है जो बालक के विकास बहुत तीव्र गति से रहते हैं, पर उसके बाद मंद पड़ जाती है, मतलब धीमी गति हो जाता है। इसी प्रकार शरीर के कुछ भागों में विकास तीव्र गति से और कुछ का मंद गति से होता है। इस पर विकास प्रक्रिया चलती रहती है। मतलब ये कह रहा है कि इस प्रकार शरीर के कुछ भागों में विकास तीव्र गति से और कुछ मंद गति से, पर विकास की जो प्रक्रिया है वो चलते रहती है, अवश्य चलती रहती है। मतलब दूसरा है विकास का विभिन्न गति का सिद्धांत। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, विकास का विभिन्न गति का सिद्धांत में क्या है, व्यक्तियों के विकास में भिन्न भिन्न गति होती है। मतलब व्यक्ति जो है उसका भिन्न भिन्न गति से विकास होता है। जैसे कोई ज़्यादा लंबा हो जाता है, कोई नहीं लंबा होता है, कोई कम लंबा होता है, कोई एवरेज रहता है, इस टाइप का यह विभिन्न विकास को संपूर्ण काल तक बनी रहती है। प्रायः यह देखा गया है कि जो बालक जन्म के समय लंबा होता है वह बड़ा होने पर भी लंबा होता है, और जो छोटा होता है वह साधारणतः छोटा ही रहता है। मतलब ज़्यादातर ये देखा गया है दोस्तों, ये देखा गया है
कि जो मतलब जन्म के समय लंबा होता है और जो जन्म के समय छोटा हो जाता है उसी तरह होता है। अब तीसरा, विकास कर्म का सिद्धांत। अब विकास कर्म का क्या सिद्धांत है दोस्तों? इस सिद्धांत के अनुसार विकास का एक निश्चित कर्म होता है। मतलब इस सिद्धांत के विकास का एक निश्चित कर्म होता है। उदाहरण के बालक जन्म के उपरांत केवल रोता है। मतलब बालक जन्म रहता है तो केवल रोता रहता है, और 3 माह बाद हुआ 3 माह बाद क्या होता? एक मिनट दोस्तों, सॉरी, किधर गया? सॉरी दोस्तों, विकास का कर्म का सिद्धांत। ये विकास का कर्म का सिद्धांत दोस्तों एक बार फोकस कर लीजिए। ये है, ओह माय गॉड, विकास का कर्म का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, इसे बता रहा हूँ। इस सिद्धांत के अनुसार विकास का एक निश्चित कर्म होता है। उदाहरण था, बालक जन्म के उपरांत केवल रोता है और 3 माह बाद वह एक विशेष प्रकार का ध्वनि निकालता है। 6 माह बाद वह अनंत ध्वनि निकालता है। अर्थात विकास कर्म का निश्चित प्रारूप होता है जिससे गुजरकर ही बालक परिपक्वता की स्थिति पाता है। चौथा है विकास दिशा का सिद्धांत। अब देखिए, दिशा का सिद्धांत में क्या है दोस्तों? यह सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर और पैर का दिशा में होता है। दोस्तों देखिए, याद करने का तरीका बताता हूँ मैं। दिशा मतलब कुछ रिलेट कर लीजिए अपने शब्दों में कि दिशा का मतलब क्या होता है। दिशा के मतलब होता है डायरेक्शन, मान के चलो डायरेक्शन। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर और पैर मतलब नीचे से नीचे ऊपर डायरेक्शन हो गया, एक नीचे का डायरेक्शन ऊपर का डायरेक्शन की दिशा में होता है। मतलब दिशा में होता है। उदाहरण मतलब ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। इससे क्या होता है ना कि दिमाग में अगर थोड़ा सा भी बात आ गया ना तो ये लिखने में ज़्यादा आसानी होता है, अपने आप को फिर आने लगता है दिमाग में वो बातें। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो उदाहरण, अपने जीवन का प्रथम सप्ताह में बालक केवल अपने शीर्ष को उठा पाता है। पहले 3 माह में वह अपने नेत्रों की गति पर नियंत्रण करना सीख जाता है। 6 माह में वह अपने हाथों की गतियों पर अधिकार कर लेता है। मतलब वो अपने आप को मतलब अधिकार करने का मतलब क्या है? वो मतलब वो अपने जिधर हाथ मोड़ता है, मतलब अपने हाथों का इधर से उधर, कोई खिलौना खींच रहा है, मतलब कोई खिलौना कोई खेल रहा है तो उसे हाथ मार देना, मतलब वो हाथ हिलाने डुलाने लगता है, ये कह सकते हैं आप। 9 माह में वह सहारा लेकर बैठने लगता है। मतलब 9 महीना जो होता है ना तो वो किसी का सहारा लेकर, मतलब दीवार या किसी और का सहारा लेकर बैठने लगता है। 12 माह में वह स्वयं बैठने और घिसट कर चला। 12 महीना में वो खुद बैठ जाता है। मतलब पहले तो 9 महीना में क्या वो सहारा लेकर बैठता था, 12 महीना में वह स्वयं बैठने लगता है और घिसट कर चलने लगता है, मतलब घुटने के बल चलने लगता है। 1 वर्ष का हो जाने पर उसे अपने पैरों पर नियंत्रण हो जाता है। मतलब 1 वर्ष जब हो जाता है तो पैरों पर नियंत्रण हो जाता है और वह खड़ा होने लगता है। इस प्रकार जो शिशु अपने जन्म के प्रथम सप्ताह में केवल अपने सिर को उठा पाता था, वह 1 वर्ष बाद खड़ा होने और 18 माह बाद चलने लगता है। समझ दो। तो एक क्या कहता है, कुप्पू स्वामी के अनुसार है, कुप्पू स्वामी। 5वां देखते हैं, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या है दोस्तों? एकीकरण का सिद्धांत, 1 मिनट दोस्तों। एकीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक केवल असंपूर्ण अंक को फिर अंक के भागों को चलाना सिखाता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सिखाता है। उदाहरण, वह पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ व उंगलियों एक साथ चलाना सीखता है। छठा क्या है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं चारित्रिक आदि पहलुओं का विकास में परस्पर संबंध होता है। उदाहरण, जब बालक का शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियों, ध्यान के केंद्रीकरण और व्यवहार में परिवर्तन होता है तो साथ साथ उसमें भाषा संबंधी विकास भी होता है। मतलब इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों? इसमें बोल रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक एवं चरित्र मतलब कोई गुण, अवगुण और आदि पहलुओं का विकास में परस्पर संबंध होता है।
उदाहरण, जब बालक को शारीरिक विकास के साथ उसकी रुचियों, ध्यान केंद्रीकरण और व्यवहार में परिवर्तन, मतलब विकास के साथ साथ उसका शारीरिक विकास के साथ क्या क्या उसका रुचि भी हो जाता है, मतलब इंटरेस्ट लेने लगता है किसी और चीज़ में, फोकस करने लगता है किसी चीज़ में, और व्यवहार में उसका परिवर्तन भी आने लगता है। अब 7 क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका का विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। मतलब इस सिद्धांत में क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का में क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका का विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है, मतलब अपना ही स्वरूप होता है। इस स्वरूप में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पाई जाती है। एक ही आयु के दो बालकों, दो बालिकाओं का या एक बालक और एक बालिका के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आदि विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। समझे दोस्तों, मतलब बालक, दो बालिकाओं, एक बालक और एक बालिका के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मतलब उस समय क्या होता है ना, जब बालक बालिकाओं का मानसिक मतलब कुछ करने का तरीका, बिहेव, उसका मतलब बिहेवियर चेंज होता है ना, तो हम लोग समझते हैं इसका मानसिक शरीर क्या होता है, मानसिक में या सामाजिक में बदलाव आ जाता है, ये स्पष्ट दिखाई देने लगता है। सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार का अर्थ है कि हरलॉक ने स्पष्ट किया इस सिद्धांत के प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, या अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। उदाहरण, गाय का बच्चा जन्म लेते ही खड़ा हो जाता, परंतु मानव शिशु जन्म के समय मात्र रोना जानता है। मतलब जब गाय का बछड़ा है जन्म लेता है तो क्या होता है, वो खड़ा हो जाता है तो, लेकिन मानव शिशु जो होता है वो सिर्फ रोना ही जानता है। तथा संसार में प्रत्येक भाग में विकास का एक ही प्रतिमान होता है। अब 9 देखते, समान एवं विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। उदाहरण, नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग को संचालन करने के पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को समान रूप से चलाता है। ठीक है। 10 क्या है, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण होता है, विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण होता है। देखिए, विकास की अवस्थाएं समान रूप से इनका वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता है। शैशवावस्था, मतलब विकास की अवस्थाएं जो 4 भाग में किया जाता है। शैशवावस्था, इसमें क्या है, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था क्या है, 5-6 वर्ष से 12 वर्ष तक। मतलब बाल्यावस्था कब रहता है दोस्तों, 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। और शैशवावस्था कब रहता है, 5 या 6 वर्ष तक, मतलब जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक रहता है। किशोरावस्था, इसमें क्या है, 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक रहता है। और प्रौढ़ावस्था में 18 के बाद जितना भी वो प्रौढ़ावस्था में आता है। कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया है। शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। मतलब जो अपना मनोवैज्ञानिक लोग है ना, वो अपना अपना मत के अनुसार, मतलब अपना अपना विचार प्रकट किए हैं। जैसे एक कोल है, कोल मनोवैज्ञानिक हैं, वो उनके अनुसार क्या है, विकास की अवस्थाएं वो वर्गीकरण क्या किए हैं, इस प्रकार किए हैं। तो शैशवावस्था क्या है, इसमें क्या बोले हैं, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। और इसमें क्या बोला था दोस्तों, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। तो अपना अपना विचार दिए। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था, मतलब इसे देखो, प्रारंभिक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था को 3 भाग में, कितना भाग है, बाल्यावस्था, मध्य में, मतलब 2-3 भाग में किया। इसमें क्या बाल्यावस्था 5 से 12 डायरेक्ट हो गया। और इसमें क्या
अब प्रारंभिक बाल्यावस्था ये तो 2 से 5 वर्ष तक, मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 तक, और बालिका 6 से 10। पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, एक पूर्व किशोरावस्था होता है, उत्तर बाल्यावस्था। बालक 13 से 14 वर्ष, बालिका 11 से 12 वर्ष। प्रारंभिक किशोरावस्था मतलब सबका प्रारंभिक माध्य 2-3 भाग में डिवाइड है। तो बालक 15 से 16 वर्ष तक, बालिका 13 से 14 वर्ष। मध्य किशोरावस्था का है 17 से 18 बालक, बालिका 15 से 17। इसमें क्या है, उत्तर किशोरावस्था, किशोरावस्था 19 से 20 वर्ष, बालिका 18 से 20 वर्ष। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से 34 वर्ष, और मध्य प्रौढ़ावस्था 35 वर्ष से 49 वर्ष। फिर उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 64 वर्ष। प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 से 74 वर्ष। वृद्धावस्था 75 के आगे। अब रॉस के अनुसार, अब रॉस देखो है वो अपना विकास का अब अवस्थाएं बताया अपने अनुसार, अपना मनोविज्ञान अपना विचार के प्रकट किए हैं। उनका कहना है कि शैशवावस्था जो है जन्म से लेकर 3 वर्ष तक होता है, ठीक है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, इस तरह का एक क्वेश्चन हुआ। अगर कोई दिक्कत होगा दोस्तों, कोई प्रॉब्लम होगा या कोई समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं कमेंट में अपना ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।